वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज। इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर अपने नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 एंड हियर ऑन अनअकैडमी आई टीच एथिक्स, करंट अफेयर्स एंड इंडियन हिस्ट्री। हमारी मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से रहेगी। इफ यू आर एबल टू स्कोर और मार्क करेक्टली 8 to 10 MCQs, देन द ग्रेड इज एक्सलेंट। सिमिलरली 6 to 7 MCQs के अंदर द ग्रेड इज गुड। 4 to 5 MCQs इट्स अ डेंजर जोन। वाई? बिकॉज जो आपका 40 to 55% का ब्रैकेट होता है here, आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यू आर नॉट सो श्योर, एंड देयरफॉर वेदर यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन और नॉट, दैट यू आल्सो डोंट नो। देयरफॉर जो 45 डेज का टाइम होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है, आप उसमें अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर डू नॉट ट्राई टू फॉलो लेस देन 4 MCQs अगर आपके करेक्ट, ऑफ कोर्स प्रिपरेशन इज नॉट दैट गुड। अगर आप कंसिस्टेंटली यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, अगर 1 2 4 बार आपका स्कोर यहाँ आता है दैट्स ओके, बट कंसिस्टेंटली अगर स्कोर यहीं फॉल कर रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी, देन ऑफ कोर्स आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको कुछ स्ट्रेटेजी के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 1 साल का वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कोशिश करिए द लोअर 2 ब्रैकेट्स डू नॉट ट्राई टू फॉलो ऑन एवरीडे बेसिस, इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड रेज योर स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे पहले 2 ब्रैकेट्स में आने की कोशिश करिएगा। चलिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम राजा राममोहन राय के बारे में डिस्कस करेंगे, देन विवेकानंद के बारे में डिस्कस करेंगे और स्वामी दयानंद के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 10 MCQs हम करने वाले हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, पेन एंड पेपर जरूर लेके बैठिएगा एंड देन ट्राई टू कैलकुलेट योर स्कोर, बिकॉज असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू नॉट मेजर योर परफॉर्मेंस देन आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि इसमें FW टेलर ने कहा भी है, द थिंग्स विच आर मेजर्ड कैन बी इंप्रूव। तो जिस चीज को आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे उसको इंप्रूव कैसे करेंगे? तो इफ यू वांट टू इंप्रूव इट, मेजर इट। तो देखिएगा कितने MCQs आप करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए पहले MCQ पे चलते हैं। फर्स्ट MCQ says which of the following statement or statement is or are correct। 3 स्टेटमेंट दिए यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट कहती है इन द ब्रह्म समाज द इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास वाज रेपुडिएटेड। इसका मतलब है कि ब्रह्म समाज ने क्या होता था, तब पहले माना जाता था कि वेदास जो है इनफॉलिबल है, मतलब उनके कोई वेदास में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो गलत नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज ने कहा था कि द इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास वाज रेपुडिएटेड, मतलब इस इनफॉलिबिलिटी को, कि वेदा में कोई चीज गलत नहीं हो सकती है, इस पैराडाइम को रिजेक्ट किया था। हो सकता है। सेकेंड, अलीगढ़ मूवमेंट एम्फसाइज रिकंसिलिएशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स विद द नीड्स ऑफ द मॉडर्न एज। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो था उसने जो मुस्लिम्स, यहाँ पे इस्लामिक टीचिंग्स होती थी, मुस्लिम टीचिंग्स होती थी, उसको मॉडर्न एज के साथ सिंक्रनाइजेशन में लाने के लिए एफर्ट किए थे। हो सकता है। देन अक्षय कुमार दत्त ब्रॉट मेडिकल ओपिनियन टू सपोर्ट हिज व्यूज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो अक्षय कुमार दत्त ने क्या किया था? साइंस को यूज किया था, दैट इज मेडिकल ओपिनियन को यूज किया था, और ये बताया था कि जो चाइल्ड मैरिज है दैट इज नॉट करेक्ट इवन फ्रॉम द मेडिकल स्टैंड पॉइंट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। few more seconds। चलिए डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इन द ब्रह्म समाज द इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास वाज रेपुडिएटेड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ब्रह्म समाज ने कहा था कि वेदास के अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं दैट इज इनफॉलिबल, ऐसा नहीं है। सो उन्होंने इस जो ईडियम थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है अलीगढ़ मूवमेंट में। और यहाँ पे अगर सैयद अहमद खान की बात भी करी जाए तो उन्होंने कोशिश यही करी थी कि जो इस्लामिक टीचिंग्स है वो काफी रूडिमेंट्री हो गई थी और उसको मॉडर्न एज के साथ सिंक्रोसिटी में लाना बहुत जरूरी हो गया था। तो यहाँ पर अलीगढ़ मूवमेंट में सैयद अहमद खान ने पूरी कोशिश करी कि जो इस्लामिक टीचिंग्स है उनको मॉडर्न एज के साथ चलाया जाए, अदरवाइज ये टीचिंग्स जो है ये एक, आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे इसीलिए एफर्ट्स करे गए थे। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। अक्षय कुमार दत्त ने मेडिकल ओपिनियन का यूज किया था टू एक्चुअली गो अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, दैट इट इज नॉट फिजिबल और रादर फ्रॉम मेडिकल स्टैंड पॉइंट ऑल्सो दैट चाइल्ड मैरिज इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन बिकॉज देयर कैन बी एडवर्स फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम एज वेल ऑन द पीपल इन्वॉल्व। तो जो चिल्ड्रन की आप चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं, जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर मेडिकल ओपिनियन से भी इसको डिफाई किया गया था कि यहां पर इस मैरिज का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में हमने देखा था पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड हमारी करेक्ट है और थर्ड भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी।
इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सैयद अहमद खान की बात करी, अक्षय कुमार दत्त की बात करी, ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सारे ही कहीं ना कहीं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से जुड़े हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस स्वामी विवेकानंद का नाम भी इसमें लिया जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम किसी भी चीज को साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो व्हाट वी डू, वी पुट ईच एंड एवरीथिंग अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइंस, और यू कैन से अंडर द लेंस ऑफ साइंस। सिमिलरली रिलीजन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम द सेम पर्सपेक्टिव। तो रिलीजन को भी साइंस के लेंस के अंदर रख के ही देखा जाना चाहिए, और इसके बेसिस को भी तभी पता चल पाएगा कि रिलीजन का जो बेसिस है, जो फंडामेंटल्स है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो दिस वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो यहां पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Which of the following statement or statements is or are correct about राजा राममोहन रॉय? राजा राममोहन रॉय के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट कहती है he considered different religions as national embodiments of universal theism। तो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वो डिफरेंट रिलीजन को एक ही रिलीजन मानते थे या फिर यूनिवर्सैलिटी के प्रिंसिपल में बिलीव करते थे। देन ही अटैक पॉलिथिज्म ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पॉलिथिज्म को उन्होंने अटैक किया था, मतलब उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी। देन उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ट्राइनेट्राइनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे जो जो ट्राइनेटेरियनिज्म है या फिर जिसको ट्रिनिटेरियनिज्म कहते हैं, जिसमें आप कहते हैं फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, तो 3 लोग यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उसको भी क्रिटिसाइज किया था राजा राममोहन रॉय ने। टेक 10 to 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। फ्यू मोर सेकेंड्स, आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यूनिवर्सैलिटी के ऊपर है, यस, राजा राममोहन रॉय जो थे वो यूनिवर्सैलिटी के प्रिंसिपल में बिलीव करते थे। सो रिलीजन एज अ नेशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल थीज्म, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड की बात करते हैं, ही अटैक पॉलिथिज्म ऑफ इस्लाम। देखिए पॉलिथिज्म इस्लाम में तो होता ही नहीं है, पॉलिथिज्म तो हिंदुइज्म में होता है, जहां पे मल्टीपल गॉड्स को माना जाता है। तो यहां पे राजा राममोहन रॉय ने इसको भी डिफाई किया था कि जो पॉलिथिज्म है हिंदुइज्म का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां पे हमने इस्लाम देख के स्टेटमेंट को गलत कर दिया था। सेकंड स्टेटमेंट हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ए और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ थर्ड आता है ही क्रिटिसाइज ट्रिनिटेरियनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो फादर, सन एंड द होली स्पिरिट को, जो एक ट्रिनिटेरियनिज्म है, उस क्रिश्चियनिटी के अंदर जिसको बिलीव किया जाता है, उसको भी राजा राममोहन रॉय ने क्रिटिसाइज किया था। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। होपफुली आपका करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा उससे पहले सी, अगर आप एग्जाम में भी जाते हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम में, वहां पर भी इसी तरीके की कुछ चीजें होंगी। अगर आप बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स को पकड़ लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही है, क्योंकि पॉलिथिज्म जो है वो इस्लाम में होता ही नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 1-2 स्टेटमेंट्स को तो वहीं पे ही एलिमिनेट कर लेंगे और अपने आंसर को यहाँ ऑप्शन में से निकाल पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू सॉल्व करने में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन मेंस के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो उनके पास यही स्ट्रेटेजी होती है कि वो एमसीक्यूज के अंदर काफी ध्यान से पढ़ते हैं और 1 या 2 स्टेटमेंट को ऐसे ही यूपीएससी के किसी मिस्टेक को पकड़कर, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, उसको पकड़ के एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं एंड देन उसके बाद सही आंसर को मार्क कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप क्वेश्चन को, और उसके बाद यू विल बी एबल टू एलिमिनेट कपल ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी था, बट मेन जो चीज आपको बताई जा रही है वो ये है दैट यू शुड रीड वेरी केयरफुली द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट स्टैचर ऑफ वीमेन इन इंडिया? तो 3 स्टेटमेंट दिए स्टैचर ऑफ वीमेन इन इंडिया के बारे में। सो नंबर 1 इज हिंदू वीमेन डिड नॉट एंजॉय द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो जो हिंदू वीमेन थी वो प्रॉपर्टी के राइट्स उनको नहीं थे, वो अपने जो पेरेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती थी। देन राइट टू इनहेरिटेंस वाज नॉट अवेलेबल विद मुस्लिम वीमेन टू। तो ये जो राइट था इनहेरिटेंस का, ये मुस्लिम वीमेन के पास भी नहीं था। मुस्लिम women were not allowed to terminate an undesirable marriage, however such right was available with Hindu women। तो जो मुस्लिम women थी, अपनी मैरिज को उसको टर्मिनेट करने का राइट अवेलेबल नहीं था मुस्लिम women के पास, बट ये जो राइट था हिंदू women के पास अवेलेबल था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। Few more seconds.
चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टैचर ऑफ वीमेन की बात करिए, बहुत कम लोगों का आई एम प्रीटी श्योर ये क्वेश्चन सही हुआ होगा बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एलिमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या हिंदू विमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स थे इनहेरिट करने के? दिस इज रॉन्ग। हिंदू विमेन के पास ये प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल नहीं थे। तो पहली स्टेटमेंट भी यही कह रही है, हिंदू विमेन डिड नॉट एंजॉय द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। इसी वजह से सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब यहां पे आता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट अवेलेबल विद मुस्लिम विमेन टू। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो था वो मुस्लिम विमेन के पास भी नहीं था, बट इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज मुस्लिम विमेन के पास इनहेरिटेंस के राइट्स थे और मेन के कंपैरिजन में 50% प्रॉपर्टी जो होती थी वो ले सकते थे। तो मेन को अगर लेट्स से कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है तो मुस्लिम विमेन को उसका 50% 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस मुस्लिम विमेन के पास तो थे लेकिन हिंदू वुमेन के पास नहीं थे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बी भी हमारा निकल गया और आंसर ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं, मुस्लिम विमेन वर नॉट अलाउड टू टर्मिनेट एन अनडिजायरेबल मैरिज। यहां तक स्टेटमेंट ठीक है कि मुस्लिम विमेन के पास राइट नहीं थे कि अगर कोई भी मैरिज उनको पसंद नहीं है वो उसको टर्मिनेट कर पाए, लेकिन क्या ये राइट्स हिंदू वुमेन के पास थे? नो, दीज राइट्स वर नॉट अवेलेबल इवन टू द हिंदू वुमेन। हिंदू वुमेन के पास भी ये राइट्स अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाती है। तो ना ही मुस्लिम वुमेन के पास ना ही हिंदू वुमेन के पास जो मैरिज है अनडिजायरेबल मैरिज उसको टर्मिनेट करने के राइट्स अवेलेबल थे। आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं स्टैचर ऑफ वुमेन के बारे में। तो वहां पर मैंने आपको बता दिया कि डाइवोर्स के अंदर इक्वालिटी नहीं थी क्योंकि मेन का जो स्टैचर था वुमेन से काफी ज्यादा था। अनडिजायरेबल मैरिज को मेन तो खत्म कर सकते थे लेकिन वुमेन के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं थे। देन पॉलीगैमी वाज प्रेवलेंट, और ये पॉलीगैमी मुस्लिम्स में ही नहीं थी, मुस्लिम्स एंड हिंदूज दोनों के अंदर ये पॉलीगैमी प्रेवलेंट थी। और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि उसमें भी इनइक्वालिटी जो थी वो रैम्पेंट थी मेन और वीमेन के अंदर देखा जाए तो यहाँ आंसर हमारा ए था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सती? सती के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, राजा राममोहन राय रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती। तो किसने आवाज उठाई सती के अगेंस्ट में? सो इट वाज राजा राममोहन रॉय। सेकंड, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल एंड पनिशेबल बाय क्रिमिनल कोर्ट्स एज कल्पेबल होमिसाइड। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और डिक्लेयर किया कि जो सती की प्रैक्टिस है वो इलीगल है, पनिशेबल है और ये एक तरीके से यहां पे जो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है इट मींस द किलिंग हैज अकर्ड विद और विदाउट इंटेंट। तो यहां पे जो समझने वाली बात है वो यही है कि आपको सती जो है वो इलीगल माना जाएगा एंड देयर इज गोइंग टू बी सम पनिशमेंट फॉर द सेम जो भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है या फिर फोर्स करता है किसी को करने के लिए। थर्ड आते हैं, द रेगुलेशन ऑफ 1829 वाज एप्लीकेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू ऑल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। तो जो 1829 में आपको पता है कि एबोलिशन ऑफ सती के लिए एक्ट पास किया गया था, सो दैट वाज एप्लीकेबल इन ऑल द ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज। तो ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट को पास किया था और जितनी भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी मतलब इंडिया के अंदर, वहां पर एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस मतलब स्टार्टिंग में ही इसको अप्लाई कर दिया गया था। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है राजा राममोहन रॉय, ऑफ कोर्स इनका नाम ही फेमस इसी चीज के लिए, राजा राममोहन रॉय ने सती के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। इसी वजह से उनकी जो अपनी मदर थी उनके साथ भी काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता था बिकॉज His mother used to support sati, but he was very much against it. पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकंड, द गवर्नमेंट डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल। यस, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और पनिशेबल माना था इसे क्रिमिनल कोर्ट्स ने एज कल्पेबल होमिसाइड। देन थर्ड पे आते हैं, द रेगुलेशन ऑफ 1829 वाज एप्लीकेबल। सो एप्लीकेबल तो था in the very first instance, but in the very first instance it was applicable only in the Bengal presidency. तो स्टार्टिंग में एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया था और एक ही प्रेसिडेंसी में इसे अप्लाई किया गया था। लेटर ऑन इट वाज जनरलाइज्ड टू और इट वाज अप्लाइड टू रेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंसीज लाइक प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे। तो नेक्स्ट ईयर एक साल के बाद 1830 के अंदर मद्रास और बॉम्बे में भी इसको अप्लाई कर दिया गया। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो पार्शली इनकरेक्ट है तो गलत हो जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड? फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर 2 स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द प्रैक्टिस ऑफ मर्डरिंग फीमेल इन्फेंट्स इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ वाज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग अपर क्लास बंगालीज
एंड राजपूत। तो अपर क्लास बंगालीज और राजपूत के अंदर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो ये प्रॉब्लम थी ये रैम्पेंट थी और काफी कॉमन प्रैक्टिस मानी जाती थी। Second, the Bengal Regulation of 1795 and 1804 declared infanticide illegal and equivalent to murder। तो जो बंगाल रेगुलेशन पास करी गई थी 1795 में और 1804 में, उसके हिसाब से जो आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड है इसको इलीगल माना गया था और इक्विवेलेंट टू मर्डर माना गया था। यहां पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। फ्यू मोर सेकेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड की और पहली स्टेटमेंट कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, बट इसमें फैक्ट भी है, क्योंकि द प्रैक्टिस ऑफ मर्डरिंग फीमेल इन्फेंट्स इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ वाज ए कॉमन प्रैक्टिस। यस, इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड्स, बट क्या ये अपर क्लास बंगालीज और राजपूत में रैम्पेंट थी? तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड पे आते हैं, द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795-1804 डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इक्विवेलेंट टू मर्डर एंड इलीगल। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। ओके, सो आई एम प्रीटी श्योर आप मॉक टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे आपने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब किया होगा यूजिंग द PL लाइव कोड। अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप PL लाइव कोड को यूज करिएगा टू गेट 10% डिस्काउंट, ताकि हम मॉक टेस्ट सीरीज को साथ में सोल्व कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following statements is or are correct about widow remarriage? विडो रिमैरिज के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट कहती है ब्रह्मो समाज हैड द इश्यू ऑफ विडो रिमैरिज हाई ऑन इट्स एजेंडा। तो ब्रह्मो समाज जो था वो विडो रिमैरिज को टारगेट कर रहा था इन अ मैनर कि विडो रिमैरिज को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया जाए। सेकंड, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर द हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट 1856 वाज पास्ड। तो इट वाज ईश्वर चंद विद्यासागर जिनके एफर्ट्स की वजह से ये पर्टिकुलर एक्ट जो था विडो रिमैरिज का 1856 का उसको पास किया गया। देन मैरिजेस ऑफ विडोज वर लीगलाइज्ड बट इश्यूज फ्रॉम सच मैरिजेस वर कंसीडर्ड इलेजिटिमेट। तो मैरिजेस जो थी उनको तो लीगल माना गया, मतलब विडो अगर रीमैरिज करती है तो उसको तो लीगल माना जाएगा, लेकिन अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है उस पर्टिकुलर मैरिज से उसको इलेजिटिमेट माना जाएगा। तो कंसीडर दीज 3 स्टेटमेंट्स फॉर 15 सेकेंड्स, दे आर अबाउट विडो रीमैरिज। फिर इसको डिस्कस करते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। चलिए डिस्कस करते हैं विडो रिमैरिज को। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? ब्रह्मो समाज हैड द इश्यू ऑफ विडो रिमैरिज हाई ऑन इट्स एजेंडा। तो यस, ब्रह्मो समाज जो था विडो रिमैरिज को एनकरेज कर रहा था और काफी एफर्ट्स भी लिए गए थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर जी जो थे ही वॉज द प्रिंसिपल इन द संस्कृत कॉलेज कैलकाटा, और उन्होंने ही काफी एफर्ट्स करके विडो रिमैरिज एक्ट 1856 को पास करवाया था। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड आते हैं, marriages of widows were legalized. Yes, of course, when this particular act of widow remarriage act 1856 was passed, ये जो मैरिजेस हुआ करती थी ये लीगल हो गई थी, और इसके बाद जो इश्यूज होते थे इन मैरिजेस से, जो चिल्ड्रन और जो आपका एक ऑफस्प्रिंग्स आते थे वो भी लीगल ही माने जाते थे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो इश्यूज हैं उनको इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा, उनको लेजिटिमेट ही माना जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who founded the Widow Remarriage Association in the 1850s? 1850 के अंदर किसने विडो रिमैरिज एसोसिएशन को फाउंड किया था? तो क्या वो विष्णु शास्त्री पंडित थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, दयानंद सरस्वती या फिर ज्योतिबा फूले? टेक 10 to 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे इन्होंने विडो रिमैरिज का जो एक्ट था उसको पास कराने में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया था। तो नाम सुन के लग सकता है ऑफकोर्स इन्होंने एक विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाई होगी, बट ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन आपको दिए गए थे। एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने भी
जो विमेन है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफी काम किया, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन आर्य समाज ने भी काफी काम किया। ज्योतिबा फूले ने भी गर्ल एजुकेशन के ऊपर काफी काम किया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं। द राइट आंसर इज विष्णु शास्त्री पंडित, जिन्होंने विडो रिमैरिज एसोसिएशन को 1850 के अंदर बनाया था। तो ये यहाँ पे यूपीएससी इस तरीके से भी फैक्चुअल क्वेश्चन दे देता है, और स्टेट एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु स्टार्टेड सत्यप्रकाश इन गुजराती। देखिए यहाँ पे सत्यप्रकाश इन गुजराती दिया है, तो ध्यान रखिएगा क्या वो बलवंत फाड़के हैं, दयानंद सरस्वती, विष्णु शास्त्री पंडित, या फिर कारसनदास मुलजी। टेक 10 to 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सो आंसर इज डी, कारसनदास मुलजी। इन्होंने सत्यप्रकाश गुजराती के अंदर निकाला था, एंड 1852 में ये स्टार्ट किया गया था। इसमें था क्या, विडो रिमैरिज को एडवोकेट किया गया था। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं विडो रिमैरिज के लिए कारसनदास मुलजी का नाम भी एसोसिएट हो गया। विडो रिमैरिज एसोसिएशन के ऊपर विष्णु शास्त्री पंडित ने काम किया। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने भी इस चीज के लिए काम किया। तो यहाँ पे कारसनदास मुलजी आपका आंसर है, बट ध्यान रखिएगा कि बाकी लोगों के भी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, ताकि एग्जाम के अंदर आप डिफरेंशिएट कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, जगन्नाथ शंकर सेठ एंड बहुदाजी वर अमंग द एक्टिव प्रमोटर्स ऑफ गर्ल्स स्कूल इन महाराष्ट्र। तो ये जो दो पर्सनैलिटीज हैं, जगन्नाथ शंकर एंड बहुदाजी, इन्होंने क्या किया था, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, गर्ल्स की स्कूल एजुकेशन के ऊपर महाराष्ट्र में काफी इन्होंने एफर्ट्स किए थे। हो सकते हैं कार्वे, यहाँ पे डी कार्वे एस्टैब्लिश द विडो रिमैरिज एसोसिएशन इन 1893। तो कार्वी ने एक विडो रिमैरिज एसोसिएशन को 1893 में बनाया था। देन आते हैं थर्ड, द राइट ऑफ विडोज टू रीमैरिज वाज आल्सो एडवोकेटेड बाय B.M. मालाबारी। तो यहाँ पे जो विडोज के राइट है उसको किसने एडवोकेट किया था, B.M. मालाबारी ने। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फ्यू मोर सेकेंड्स। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। So Jagannath Shankar Seth and Bahudaji, they were among the active promoters. So yes, they were the active promoters as far as the education of the girl child is concerned. तो वो काफी प्रमोट करते थे महाराष्ट्र में स्कूल एजुकेशन को, पर्टिकुलरली गर्ल्स की स्कूल एजुकेशन को काफी प्रमोट किया उन्होंने। देन उसके बाद आते हैं दोंदो केशव कार्वे, डी कार्वे, जिन्होंने विडो रिमैरिज एसोसिएशन को 1893 में बनाया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 की किसने बनाई थी, विष्णु शास्त्री पंडित ने, और यहां पर विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1893 में डी कार्वी ने बनाई है। थर्ड आते हैं, द राइट ऑफ विडोज टू रीमैरिज वाज आल्सो एडवोकेटेड बाय B.M. मालाबारी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हम यहाँ पे आंसर मार्क करके जो धोंदो केशव कार्वी है, मिस्टर डी कार्वी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। तो एक तो इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1893 में बनाई थी, याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने विडोज होम भी बनाए थे पूना के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस खुद भी इन्होंने एक विडो से मैरिज करके एक एग्जाम्पल को सेट किया था। ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन लेटर ऑन। और ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिस्टर डी कार्वे, और नीचे 3 स्टेटमेंट दे देंगे कि उन्होंने विडो होम्स जो थे वो बनाए थे पूना के अंदर। यस, बनाए थे। उसके बाद क्या उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन को भी बनाया था। यस, बनाया था। और इसके अलावा क्या वो सेक्रेटरी रहे थे विमेन विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, तो यस, वो यहां पर सेक्रेटरी भी रहे थे। तो यहां पे हमारा आंसर सी है। हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट 1872। तो दो नाम है इसके, नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट 1872। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इट फॉरबिड द मैरिजेस ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 14। तो जो 14 साल से नीचे की जो लड़कियां थी उनकी जो मैरिज थी वो इसके अंदर मना कर दी गई थी, प्रॉहिबिट कर दी गई थी। सेकंड, द एक्ट वाज एप्लीकेबल टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो ये एक्ट था ये हिंदूज और मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल था। टेक 10 to 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं. सो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट फॉरबेड और इट प्रोहिबिटेड द मैरिजेस ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 14. तो 14 साल से छोटी जो लड़कियां होती थी उनकी मैरिज को इस एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया था, फॉरबिड कर दिया था. तो नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट की हम बात कर रहे हैं. पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है. बट इसके अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स को बाहर रखा गया था. इट मीन्स दिस एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल ऑन ईदर हिंदूज और मुस्लिम्स. अब यहां कहेंगे कि मेन आपने जो कम्युनिटीज थी उनको तो बाहर रख दिया था. देखिए प्रॉबेबली ये हुआ होगा, जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये तो पता था कि जो चाइल्ड मैरिज है इट इज ए बेन टू द सोसाइटी, तो ये सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है. लेकिन क्योंकि वो हिंदूज और मुस्लिम्स को यहां पर अपीज भी करके रखना चाहते थे और उनको परेशान भी नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने ये एक एक्ट तो लेके आए जो कि काफी अच्छा था, लेकिन उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स को बाहर रखा ताकि किसी भी तरीके का अपोजिशन इन दो रिलीजियस कम्युनिटीज से उनको ना देखना पड़े. तो इसी वजह से यहां पे आंसर हो जाएगा ए. तो हम कह सकते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट जो था इसके अंदर प्रोविजंस तो अच्छे थे बट इट हैड अ लिमिटेड इंपैक्ट बिकॉज द मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम्स दे वर केप्ट आउट ऑफ इट. तो यहां पे हमारा आंसर ए है. और अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं 2 to 3 मिनट्स का. इसको मिस मत करिएगा. आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो रिकैप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी ज्यादा रिवीजन करते हैं उतना एग्जाम में रिकॉल करना आपके लिए आसान हो जाता है. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ब्रह्मो समाज के बारे में जिन्होंने वेदास को की इनफॉलेबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया था. अलीगढ़ मूवमेंट और यहाँ पे हमने सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा था जिन्होंने इस्लामिक टीचिंग्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी. अक्षय कुमार दत्त के बारे में भी पढ़ा था और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी पढ़ा था जिन्होंने साइंस का सहारा लिया रिलीजन को एनालाइज करने के लिए. फिर हमने देखा कि राजा राममोहन रॉय के बारे में जिन्होंने पॉलिथिज्म ऑफ हिंदुइज्म को अटैक किया, क्रिश्चियनिटी को भी अटैक किया और उन्होंने यूनिवर्सलिज्म का जो प्रिंसिपल था उसको अपनाया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट स्टैचर ऑफ विमेन इन इंडिया जो कि ज्यादा अच्छा नहीं था. हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ द विमेन दे वर सफरिंग. उनको इनहेरिटेंस के राइट्स जो थे हिंदू विमेन को नहीं थे, मुस्लिम विमेन को पार्शियल राइट्स थे. और जो अनडिजरेबल मैरिजेस होती हैं उनको खत्म करने के भी राइट्स जो हिंदू और मुस्लिम विमेन थे उनके पास अवेलेबल नहीं थे. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सती. सती में राजा राममोहन रॉय ने काफी अपोज किया इसको. स्टार्टिंग के अंदर इसको जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहीं पर ही इंप्लीमेंट किया गया और बाद में धीरे धीरे इसको बाकी जगह भी इंप्लीमेंट किया गया. नेक्स्ट ईयर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इसको इंप्लीमेंट किया गया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड. तो ये जो अपर क्लास बंगालीज थे या राजपूत थे उनके वहां पर ये जो प्रथा थी दैट वाज क्वाइट कॉमन और बाद में एक एक्ट पास किया गया जिसमें इसको इक्विवेलेंट टू मर्डर बना दिया गया. देन वी डिस्कस अबाउट विडो रिमैरिज. विडो रिमैरिज में हमने ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा और इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर के जो एफर्ट्स थे जिसकी वजह से विडो रिमैरिज एक्ट को पास किया गया था वो भी हमने देखा. और इवेंचुअली जो मैरिजेस ऑफ द विडोज है इसको लीगलाइज किया गया और जो इश्यूज होते हैं इससे वो भी लीगलाइज किए गए. देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि ये विडो रिमैरिज एसोसिएशन किसने बनाई थी. विष्णु शास्त्री पंडित जी का नाम सामने आया था. देन सत्य प्रकाश इन गुजराती, ये इसमें कारसनदास मुलजी का नाम सामने आया था. इसमें भी विडो रिमैरिज की बात करी गई थी. देन उसके बाद हमने जगन्नाथ शंकर सेठ भाव दाजी के बारे में डिस्कस किया जिन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर स्टेप्स लिए थे. और डी कार्वे के बारे में भी बात करी जिन्होंने पूना के अंदर विडोज होम बनाए थे, विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाया था और साथ में ही उन्होंने खुद भी एक विडो से मैरिज की थी. इसके बाद हमने बी एम मालाबारी के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने विडो रिमैरिज के लिए काफी एडवोकेसी करी. देन फाइनली लास्ट क्वेश्चन में हमने नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ा जहां पे जो प्रोविजंस थे दे वर रियली गुड बिकॉज द गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 14 दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गेटिंग मैरिड. तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी द applicability of act was quite limited because it was not applicable on Hindus और Muslims. Hindus और Muslims पे ये applicable नहीं था, इसी वजह से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए. तो ये हमारा क्विक रिकैप कंप्लीट होता है. मार्किंग देख लेते हैं एक बार. सो 8 to 10 MCQs अगर आपने इसमें करेक्ट किए कॉन्ग्रेचुलेशंस. परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है आपकी. जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग. तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसको कंटिन्यू रखिएगा. 6 to 7 MCQs अगर आपके करेक्ट है देन इट्स अ गुड परफॉर्मेंस. और कोशिश करिए अपर ब्रैकेट्स में आने की. 4 to 5 MCQs अगर आपके करेक्ट है सो ऑफकोर्स इट्स अ डेंजर जोन. अपर ब्रैकेट्स में जाने की कोशिश करिए आप भी. और लेस देन 4 MCQs अगर आपके करेक्ट है तो ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा. फोकस से आपको अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन करना पड़ेगा. अदरवाइज यहाँ पर अपने जो नीचे के 2 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे प्रीलिम्स होने के चांसेस बहुत ही कम है. लास्ट ब्रैकेट में तो ऑलमोस्ट नन है. तो कोशिश करिए अपर ब्रैकेट्स में आने के लिए ताकि आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाए और मेंस में आपको बैठने की अपॉर्चुनिटी मिले जिसके लिए सभी लोग ये प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं. सो apart from me there are various other educators on Unacademy. Some of the top educators are also there like Mr. Munal Patel, Mr. Roman Saini and many more. उनके भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं. आप Unacademy Plus को सब्सक्राइब कर सकते हैं
दीज आर द वेरियस पैकेजेस। आप PL लाइव कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। हम यहाँ पर अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, और इसके अलावा अगर कोई भी लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है सो यू गेट टू डाउनलोड दैट क्लास एज वेल। तो डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी मिलती है। यू कैन इंटरैक्ट विद द टॉप एजुकेटर्स टू। सो ये सारी फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सब्सक्राइब फॉर लेट्स से 12 months, तो द कॉस्ट प्राइस इज 40,000, बट आफ्टर यूजिंग द PL लाइव कोड you get a discount of 10% and you have to pay only 36,000। इसके बाद आपको करना क्या है, अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और इसमें गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, इसमें से कोई भी पैकेज आप सिलेक्ट करिएगा, देन यूज द PL लाइव कोड एंड देन आफ्टर द 10% डिस्काउंट यू कैन मेक द पेमेंट। देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप ऑन अनअकैडमी स्टूडियो राइज एज वेल, जो आप इस लिंक को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सीधा ही अनअकैडमी स्टूडियो राइज लिखिएगा, ज्वाइन द चैनल, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स देयर एज वेल। Thanks for watching. Give us a like if you like the video. You can subscribe on Academy channel for further updates, and you can use the PL live code to get 10% discount and to solve that mock test series. Thanks for watching. Goodbye.